हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बच्चे, आज की क्लास में जो हम अपना टॉपिक स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, वो करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इसको करने से पहले मेरे बच्चे, हम सबसे पहले अपना लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था। तो हमने देखा था कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है किनके बीच में, पर्सन्स के बीच में। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में जो एग्रीड करते हैं कि अब से हम शेयर करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट। जिस बिजनेस को या तो चलाएंगे विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो उस बिजनेस को चलाएंगे सारे के सारे, या चलाएंगे उनमें से कोई भी पार्टनर पर्सन जो मान्य होगा सबके लिए। तो विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने इसको कहा था ये म्यूचुअल एजेंसी का भी कंसेप्ट होता है, क्योंकि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर या अपने बिजनेस का एजेंट भी होता है और एज वेल एज वो बिजनेस में ओनर भी होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप क्योंकि एग्रीमेंट बेस्ड होता है, एग्रीमेंट जब होता है कुछ पर्सन्स के बीच में जहाँ पर वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं और उस बिजनेस को या तो चलाएंगे सारे के सारे या उनमें से कोई भी मान्य वो सबके लिए होगा। तो मेन पॉइंट था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेस्ड होता है। तो एग्रीमेंट ना दो तरीके के होते हैं, ओरल या तो रिटर्न। हमने देखा था ओरल एग्रीमेंट को हम म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो मुंह जुबानी होते हैं। और अगर आप लिखत पढ़ी में एग्रीमेंट करते हो, रिटर्न एग्रीमेंट, तो हम उसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। एक इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है बेटा, जहाँ पर हम सारे के सारे अपने पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से चलाने वाले हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं, वो सारे इस स्टैम्प पेपर में मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर बेटा फिर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो कि आगे कल के दिन एक प्रूफ का काम भी करता है। ठीक है, चलो फिर हमने देखा था पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या होते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ये सब हम पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चे कि हम ना पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है, मतलब हम रिटर्न एग्रीमेंट्स नहीं करते, हम ओरल यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स करते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े हो जाए पार्टनर्स के बीच में, है ना, पार्टनर किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री हो जाए, तो वहाँ पर ना फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अपने प्रोविजन, अपने रूल्स दिए हैं, जहाँ पर लिखा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म अपने पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा एट द रेट 6% पर एनम। पर ये तभी होता है बेटा कि जब आप पार्टनरशिप डीड में अपने ये सारे के सारे आइटम कंटेन नहीं करते हो, तब ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मिनिमम कितने पार्टनर आप एडमिट करा सकते हो पार्टनरशिप फर्म में। मिनिमम तो भाई दो होते हैं, पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50-50 से ज़्यादा नहीं। और ये किस एक्ट में मेंशन है, कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। किन पर्सन को आप पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, एक तो माइनर, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। पर यस, आप माइनर को ना बेनिफिशियरी के तौर पे एडमिट कर सकते हो। बेनिफिशियरी बोले तो प्रॉफिट खाने आएगा, पर अगर बिजनेस को लॉस होता है तो लॉस में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। तो माइनर आप एज अ पार्टनर की तरह तो एडमिट नहीं कर सकते, पर आप उसे एज अ बेनिफिशियरी की तरह जरूर ला सकते हो। एलियन एनिमी, अगर किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है तो उस कंट्री के किसी भी व्यक्ति को हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंट्रीज को जिनके साथ हमारी वॉर चलती है हम उनको एलियन एनिमी बोलते हैं। ठीक है, और उन कंट्री के किसी भी बोलते हैं ना पर्सन को हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। अनसाउंड माइंड, कोई व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, उसको भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। कोई पर्सन बैंकरप्ट हो गया है, उसके अकाउंट में एक ढेला भर भी नहीं है, तो उसके साथ क्या ही हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पार्टनरशिप का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर बुलाओगे तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, उसके पास पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंट बंदा है वो, क्या ही पैसा लगाएगा। तो उसके साथ भी हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उसे पार्टनर की तरह एडमिट नहीं कर सकते। पार्टनरशिप की सुंदरता ही कैसे क्या होती है कि टू और मोर पर्सन होते हैं, एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आप करा लो अच्छी बात है, पर अगर नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हो तो भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हो, यानी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, पर ये माना जाता है कि अगर रजिस्टर्ड करा लोगे तो कल के दिन अगर पार्टनरशिप फर्म को किसी के ऊपर स्यू करना है, किसी के ऊपर क्लेम करना है, तो कोर्ट में जाकर पार्टनरशिप फर्म कर सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एजेंसी रिलेशनशिप, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग पता है ना, पार्टनर्स एक से अधिक ओनर है तो बिजनेस का प्रॉफिट एक अनुपात में खाया जाएगा, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एजेंसी रिलेशनशिप, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का और अपने बिजनेस का एजेंट
एजेंट होता है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए काम करता है और अपने बिजनेस के लिए भी काम करता है, और वो बिजनेस का प्रिंसिपल भी होता है यानी ओनर भी होता है। तो एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एज वेल एज एजेंट भी होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ना बेटा पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस को लॉस हुआ है और बिजनेस उस लॉस को रिकवर नहीं कर पा रही है तो उस लॉस की भरपाई पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो घर की प्रॉपर्टीज हैं, वहां से भी करी जा सकती है। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो अकाउंटिंग के लिए हमेशा बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, पर लॉ के नजरे में देखा जाए तो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपस में एक एग्रीमेंट किया और पार्टनरशिप फर्म को चला लिया है। पर लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये पार्टनरशिप फर्म नहीं बनी है, ठीक है ना। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ना एक ही है। पर बिजनेस के लिए याद रखें, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग का तो ये रूल ही होता है कि हम हमेशा अलग अलग मानते हैं, पर लॉ के अकॉर्डिंग ये नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अच्छा देखो, आज का ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लेते अच्छे से, हाँ, पर आज की क्लास में हम देख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में जब हम थे तो क्लास 11th में हमने किसकी अकाउंटिंग पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की, जहां पर सिर्फ एक सिंगल ओनर होता था। पर अब हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की, जहां पर एक से अधिक ओनर्स होते हैं। तो याद रखो, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की आपने अकाउंटिंग करी थी 11th में, थोड़ा थोड़ा याद करो, तो वहां पे आपने जर्नल बोलते हैं ना प्रिपेयर करी थी, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते थे, फिर आप लेजर्स बनाते थे, अकाउंट वगैरह बनाते थे, फिर अकाउंट के जो एंड बैलेंसेज आते थे उन्हें ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते थे, फिर उन एंड बैलेंसेज को देखकर ट्रायल बैलेंस से अपना ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे। ट्रेडिंग पीएनएल से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता था, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया, और बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलती थी? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी। कुछ याद आया आपको, है ना। तो देखो सेम पार्टनरशिप फर्म में भी यही है, जर्नल यहाँ पे भी है, लेजर यहाँ पे भी है, ट्रायल यहाँ पे भी है, ट्रेडिंग पीएनएल यहाँ पे भी है, बैलेंस शीट यहाँ पर भी है। नया क्या है पार्टनरशिप फर्म में? फंडामेंटल में नया क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल आपको बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जा रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ क्यों बनाया जा रहा है? ये आप 11th में क्यों नहीं बनाते थे? पहली बात बेटा देखो, यहाँ पर ना हम अपने पार्टनर्स को बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो होता क्या है कि जब हम ट्रेडिंग पीएनएल से प्रॉफिट बना निकालते हैं तो ये प्रॉफिट ना डायरेक्ट हम पार्टनर को नहीं बांटते हैं। इस प्रॉफिट के अंदर से पार्टनर कुछ चीजें हमसे मांगते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो वो हमें देना होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी पार्टनर अगर कुछ भी बोलते हैं ना पार्टनरशिप फर्म से मांगते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, तो उसको कहाँ दिया जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिया जाता है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि एक ही ओनर होता था कि तो जो भी प्रॉफिट हम कमाते थे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम कैपिटल लिखते थे, और जो भी प्रॉफिट हम कमाते थे वो हम डायरेक्ट यहाँ कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे, ठीक है। पर यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांगता है, सैलरी भी मांगता है, कमीशन भी मांगता है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाती है कि हम अपने पार्टनर्स को, अपने ओनर्स को कैसे प्रॉफिट बांट रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक ओनर नहीं होता, मल्टीपल ओनर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हर एक पार्टनर का सेपरेटली हमें अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए दोनों सेम है। बोलो, बात समझ में आई? इसलिए ये दोनों जो हैं ये आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं और ये आपको लर्न एंड अंडरस्टैंड करने हैं। बाकी तो सारा का सारा वैसा ही है बेटा जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा था। इसलिए ये चीजें नहीं पूछेंगे आपसे। वो इस चैप्टर में क्या पूछेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पर हाँ, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो जाती है जहां पर आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनता है, पहले क्या बन जाता है? पीएनएल अकाउंट। तो वो कब बनता है आइए देखिए। तो देखो यहाँ पर ना मैंने आपको दोनों के फॉर्मेट बना के दिए हैं, पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि पीएनएल एप्रो से पहले हमें क्या बनाना होता है? पीएनएल अकाउंट बनाना होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएनएल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर बिजनेस के वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे सारे के सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को बेयर करने हैं, मतलब करने हैं, बिजनेस के कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं और बिजनेस को वो पे करने होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, यानी डे टू डे जो धंधा होता है बिजनेस का, उसमें इनकर्ड हो रहे हैं। तो बिजनेस के पास एक्सक्यूज नहीं है कि मैं इन्हें पे ही नहीं करूंगी, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है। नहीं, आपको करना पड़ेगा, चाहे उनको पे करने से बिजनेस को नुकसान ही क्यों ना हो जाए, पर वो करना पड़ेगा। इसलिए पीएनएल अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं ये सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
ठीक है, क्योंकि बिजनेस को ये एक्सपेंस बेयर करने ही करने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मान लो फॉर्मेट देखें तो P&L अकाउंट लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिखना है, डैश डैश डैश, जो भी आपको यहाँ पर ईयर एंड दिया हो वो यहाँ पर ईयर एंड आपको लिख देना है, क्योंकि P&L अकाउंट या P&L एप्रो ये ईयर एंड में प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड किसकी होती है यहाँ पर बेटा, एक्सपेंसेस की, और क्रेडिट साइड किसकी होती है, इनकम की। तो देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दिखाई देगा जिसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। याद करो बेटा कि P&L अकाउंट से भी पहले आप एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल कर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मान लो आप P&L अकाउंट बना रहे हो और क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट मेंशन है, तो आप ये मान लेना कि वो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा होगा और यहाँ P&L में ट्रांसफर हो रहा होगा। तो आप बाई ग्रॉस प्रॉफिट इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में अपना मेंशन कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। फिर अगर आप एक्सपेंसेस में नजर मारेंगे तो अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो ये सब बिजनेस के कैसे एक्सपेंसेस हैं, चार्ज अगेंस्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं। ये बिजनेस को झेलने होते हैं, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के खर्चे हैं, इसलिए बिजनेस इन्हें अपना कंपलसरी एक्सपेंस मानते हुए, जनरल एक्सपेंस मानते हुए अपना एक्सपेंस दिखाएगी P&L अकाउंट में। और फिर आप अपने प्रॉफिट में से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट। क्या सर यही एक्सपेंस आते हैं P&L अकाउंट में? बेटा आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट का फॉर्मेट देखा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आते हैं इनडायरेक्ट नेचर के। पर मेरे बच्चे आपके जो यहाँ 12th में जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 4 ही आते हैं, इससे आगे तो नहीं आते हैं। पर फिर भी मैंने आपको एक यहाँ पर कंसेप्ट दे दिया है कि जो बिजनेस के डे टू डे खर्चे होते हैं, नॉर्मल जो बिजनेस के अपने ऑपरेशन के खर्चे होते हैं, वो सब P&L अकाउंट में आता है। पर आपके कोर्स में 12th के सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में यही एक्सपेंस देखे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही लिख दिए। फिर आप अपने प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे बेटा, तो आपके पास लास्ट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और फिर ये नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो कहाँ, अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑब्वियसली बात है, अब आपका मान लो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, आपके सारे एक्सपेंसेस मिला के मान लो ये 20,000 रुपए के हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 80,000। डेबिट साइड में क्यों आया, क्योंकि इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम है, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस बचा है उसको आप अपना प्रॉफिट ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी इनकम आपकी बच गई है तो ये नेट प्रॉफिट है। और यही नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ डेबिट था क्योंकि यहाँ ये बैलेंस आया प्रॉफिट का, पर जब ये ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में तो ये क्रेडिट साइड में हो जाएगा। तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड लिख के 31 मार्च जो भी ईयर एंड है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, डेबिट क्रेडिट आप यहाँ पे लिख देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन कर देंगे। वही डेबिट साइड यहाँ पर एक्सपेंसेस की है, क्रेडिट साइड यहाँ पर इनकम की है। तो जो भी प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट करके वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका जो सब दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप अपने पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है, इनकम। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म इसको इनकम दिखाती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखकर। अगर ए से मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट साइड पे, बी से मिल रहा है तो क्रेडिट साइड पे। पहले लिखा इनर कॉलम में, फिर टोटल करके लिख दिया बाहर। फिर उसके बाद मेरे बच्चे अब पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर्स को बोलते हैं ना कि एक्सपेंसेस देना चालू करती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, ठीक है। तो एक बार बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, कमीशन देने से बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? होगा सर, क्यों नहीं होगा। पर आप मुझे ये बताओ, ये आप किसी बाहर वालों को पे कर रहे हो कि अपने ओनर को पे कर रहे हो? ये सर, ये हम अपने ओनर को पे कर रहे हैं। किस क्या पे कर रहे हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही लोगों को पे कर रहे हो। तो अपने लोगों को पे करना इज नोन एज प्रॉफिट को बांटना, एप्रोप्रिएशन। दैट्स वाई ये P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। अच्छा सर, एक बात बताओ, मेरे मन में एक डाउट है, अगर कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, सैलरी चार्ज है, कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब ये घूम के ना, आपको पता है, ये सब यहाँ आ जाएंगे। पर ऐसा जनरली होता नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मेरे बच्चे बात समझ में रखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो हम पार्टनर को देते हैं ये हम अपने ही ओनर को दे रहे हैं। और अपने ओनर, अपने मालिकों को कुछ भी अगर हम दे रहे हैं बेटा, तो वो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पापा मान लो सैलरी कमा कर लाते हैं और अपनी मम्मा के हाथ में दे देते हैं, तो क्या पापा ये कहते हैं कि मेरा खर्चा हो गया, मेरा नुकसान हो गया? कि पापा ये कहते हैं कि मैंने तो बस प्रॉफिट को एक जगह से
से अपनी सैलरी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, मेरे पास रहे या वाइफ के पास रहे, क्या दिक्कत है। तो वही बात यहाँ पर भी है, बिजनेस अपने प्रॉफिट को हैंड ओवर कर रही है किसको, पार्टनर्स को, बट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, दैट्स व्हाई इट विल कम्स अंडर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखो, अगर हम अपने पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, अगर हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, तो वो यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो पीएनएल अकाउंट में ही आएगा। क्यों? अगर एक फर्म अगर रेंट दे रही है या इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि फर्म ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली होगी या फर्म ने कहीं से लोन लिया होगा। अब सोचो, अगर यही प्रॉपर्टी, यही लोन अगर हम अपने पार्टनर से ले रहे हैं, लाइक अगर हम किसी पार्टनर से रेंट पे अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर हम अपने पार्टनर से कोई लोन ले रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर हम अपने पार्टनर को रेंट पे या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये बिजनेस का जनरल एक्सपेंस है? क्योंकि बिजनेस अगर अपने पार्टनर से अगर प्रॉपर्टी रेंट पे ना लेती, पार्टनर से अगर लोन ना लेती, तो बाहर वालों से तो लेते, बाहर वालों से लेते तो बाहर वालों को भी देना ही था। इसलिए मेरे बच्चे, अगर हम पार्टनर को रेंट पे करते हैं या अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं, तो वो कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, वो पीएनएल अकाउंट में आता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, पर यस, अगर आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो इट विल कम्स अंडर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इनसे प्रॉफिट आपका रिड्यूस होता है, क्योंकि आप पार्टनर्स के बीच में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बांट रहे हो। भले ये प्रॉफिट ही दे रहे हो आप अपने पार्टनर को, बट किसके नाम से दे रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के नाम से। दैट्स वाई बेटा ये आपका प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और डेबिट साइड में एज ए एक्सपेंस आएगा। पर ये कैसे नेचर के एक्सपेंसेस है? एप्रोप्रिएशन नेचर के, क्योंकि आप बांट अपने प्रॉफिट को ही रहे हो। फिर मेरे बच्चे देखो, लास्ट में ना ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है, वो हमें पार्टनर को देना होता है, बट इसे देने से पहले पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लगता है कि सारा प्रॉफिट हमें नहीं बांटना चाहिए अपने पार्टनर के बीच में। फ्यूचर में हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी हो सकती है, एक्सपांसन करना हो सकता है, या मान लो कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेन एक्सपेंस होता है, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो बार बार बैंक में लोन थोड़ी लेने जाएंगे, बार बार अपने पार्टनर से कैपिटल थोड़ी मांगेंगे, कुछ प्रॉफिट तो अपने पास भी बचा होना चाहिए। तो हम कुछ प्रॉफिट को कहाँ बचा लेते हैं? जनरल रिजर्व में। तो जब हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ बचाते हैं? जनरल रिजर्व में, तो इससे भी हमारा प्रॉफिट डाउन होता है, इसलिए ये भी डेबिट साइड में आ जाता है। बोलो आपको बात समझ में आई? फाइनली फिर बेटा हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा कितना है या पैसा कितना आया, और पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को पैसा कितना दिया, कितना जनरल रिजर्व में बचा लिया। तो ये सब चीज़ें लेस करने के बाद हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के पास एट द एंड बचा कितना। मान लो पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिला है पार्टनरशिप फर्म को, वो मिला है मान लो 1 लाख रुपए का, मान लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 30,000 का दिया, सैलरी हमने 20,000 रुपीज़ की दी, 5,000 का हमने कमीशन दिया, 5,000 का हमने जनरल रिजर्व बचा दिया। तो बताओ टोटल बिजनेस का पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना एक्सपेंस हो गया? 60,000 का। तो अगर आप 1 लाख में से 60,000 घटा दो, तो पार्टनरशिप फर्म के पास अभी भी क्रेडिट में कितने बच रहे हैं? 40,000। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा? इस 40,000 के प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांट देगा, जिसे फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आई? तो ये प्रॉफिट ना हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ए और बी के बीच में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और तब हम इक्वल मान लेंगे। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इक्वल मान लेंगे, ठीक है। चलो अभी देखें, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीजें। द आंसर इज यस, चीजें हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कहा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:7। 3:7 ना ये रेशो है, बट जब हम इसे शेयर की फॉर्म में लिखते हैं ना बेटा, तो 3/10 एंड 7/10 ऐसे लिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो बात ये होती है कि अगर एक का शेयर 3 है, एक का रेशो 3 टाइम्स है, एक का रेशो 7 टाइम है, तो इन दोनों ने ही तो फर्म को क्रिएट किया था। तो अगर एक का रेशो 3 टाइम है, एक का रेशो 7 टाइम है, तो फर्म का रेशो टोटल कितना टाइम होगा? 10 टाइम। तो 10 में से 3 एक का, 10 में से 7 एक का, तो 3/10 7/10 इनको पुकारा जाता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। फिर यहाँ पर ना बेटा इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल्स भी दे दिए हैं, ए और बी के, 1 लाख 2 लाख। मैं यहाँ पर बेटा अभी आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ, बाकी मैं अच्छे से समझाऊंगा इसे। पर अभी के लिए आप एक थंब रूल ले लो कि आप ना हमेशा जो कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लगाइए किस पे? कैपिटल पे। तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाना। किस पे लगाना? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी भी
बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते। देखो एक होती है साल के शुरुआत में कैपिटल, एक होती है साल के अंत में। तो जो साल के शुरुआत में होती है और जो साल के अंत में होती है, इनमें अंतर होता है। हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देते हैं, क्लोजिंग पे नहीं देते। क्यों नहीं देते वो मैं आगे आपको लॉजिक दूंगा, पर यस हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ मेंशन नहीं करा तो ये ओपनिंग कैपिटल ही मान ली जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट पार्टनर एंटाइटल द फॉलोइंग, और पार्टनर को यहाँ पर कुछ चीजें दी जा रही हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है @ 10% का। अब ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बाय डिफॉल्ट किस पे लग जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। सैलरी दी जाएगी ए को 1000 पर मंथ, एक महीने की सैलरी है 1000 रुपए। देखो पूरे अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने होता है, हमें 12 महीने की अकाउंटिंग करनी होती है। तो एक महीने की सैलरी 1000 है, तो 12 महीने के कितने हो गए, 12,000 हो गए। फिर हमने कमीशन देना है किसको, मैनेजर को, कितने परसेंट का, 10% का। अब देखो ना, अगर सिंपल लिखा है कि हमें मैनेजर को कमीशन देना है 10% से, तो ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है। देखो हमारे पास एक बिफोर चार्जिंग होता है और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हम देखेंगे आगे कि हमारे पास ना कमीशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस आर। ठीक है, यानी अगर 10% का अगर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, और सॉरी 10% का अगर कमीशन लगा रहे हो मैनेजर का, तो 10/100 होता है बिफोर में, आफ्टर में होता है 10/110। नीचे बेस इंक्रीज हो जाता है बस। क्यों होता है इसका लॉजिक मैं आपको बहुत अच्छे से दूंगा, पर अभी हम सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, इसलिए अभी के लिए बस ये ध्यान में रखना कि अगर मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर से तो सिंपल प्रॉफिट पे रेट बाय 100 लगा दो, आफ्टर है तो प्रॉफिट पे रेट बाय 100 प्लस आर लगा दो। बाकी लॉजिक मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो, सारी बातें मैं एक लेक्चर में नहीं कर सकता बेटा, पर याद रखो कि इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे कमीशन हम मैनेजर को दे रहे हैं, पर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि बिफोर से देना है कि आफ्टर से। तो जब मेंशन नहीं करा जाए ना तो हमेशा बिफोर ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है बताओ, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही अप्लाई होने वाला है। कह रहे हैं फर्म का प्रॉफिट कितना है, 80,000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पर कभी कभी हम क्या बनाते हैं, कभी कभी हम पीएनएल अकाउंट भी बनाते हैं। तो पीएनएल अकाउंट कब बनता है, जब बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन हो। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो पीएनएल अकाउंट से रिलेट करता है, लाइक अ बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। हाँ सर, मैनेजर कमीशन रिलेट करता है। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे ध्यान में रखना कि मैनेजर कमीशन है, तो इसलिए आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, पीएनएल अकाउंट से स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर एक आइटम ऐसा दिख गया जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसके लिए पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस की, क्रेडिट साइड इनकम की। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट मेंशन होगा उस प्रॉफिट को हम बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड। मैंने अभी फॉर्मेट में बताया था ना कि जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है उसका हम ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। फिर हम अपने देखो रेंट पेड तो है नहीं, बैड डेट है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो लास्ट में हम क्या देंगे अपने पार्टनर को, मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन है तो मैनेजर कमीशन हम देंगे। अच्छा ये बात भी नोटिस रखना कि मैनेजर कमीशन हमेशा ना लास्ट में ही देना, ये ना होना कि मैनेजर कमीशन पहले दे दिया, क्योंकि मैनेजर को कमीशन ना प्रॉफिट पे दिया जाता है, परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। तो अगर कोई बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पहले प्रॉफिट में से वो सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पे मैनेजर को कमीशन दो। पर यहाँ पर मेरे बच्चे क्योंकि कोई आइटम है ही नहीं रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन या बैड डेट, तो हम सीधा इसी प्रॉफिट पे कमीशन देंगे, और ये बिफोर वाले मेथड से देना है। तो 80,000 इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000। 80,000 में से 8,000 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 72,000। ठीक है, समझ में आया ना। इनकम साइड हाइयर है, एक्सपेंस साइड लोअर है, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस बचेगा उसे हम प्रॉफिट ही मानेंगे, क्योंकि इनकम साइड हाइयर थी, डेबिट साइड लोअर थी। तो जो डेबिट में बैलेंस बचेगा भी उसको एक्सपेंस थोड़ी मानेंगे, क्योंकि ये आइटम नहीं, ये बैलेंस निकला है, और बैलेंस डेबिट में इसलिए निकला है क्योंकि आपके क्रेडिट इनकम साइड हाइयर है, इसलिए आप इसको प्रॉफिट मानोगे, और इस प्रॉफिट को अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे 72,000। बोलो बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद
जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो फॉर्मेट इसका भी सेम है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड इनकम के, डेबिट साइड एक्सपेंसेस के, लिख दिया। प्रॉफिट आपने उतार के लिख दिया यहाँ पे 72,000। अब ये बताओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। क्या क्वेश्चन में कहीं भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में गाइड कर रखा था? द आंसर इज नो। तो देखो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना फर्म की इनकम होती है जो पार्टनर से होती है, क्योंकि एक फर्म ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग करी, पार्टनर ने बिजनेस का कैश, बिजनेस का कोई गुड्स या बिजनेस का कोई एसेट रिसोर्स पर्सनल यूज के लिए वो लेकर चला गया, तो बिजनेस कहती है कि ये ड्राइंग है और इसके ऊपर हम क्या लेंगे आपसे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना बिजनेस की इनकम होती है और P&L एप्रोप्रिएशन में आती है, बट यहाँ नहीं थी तो हमने यहाँ मेंशन नहीं करी, ठीक है। पर यस, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? हाँ, क्वेश्चन में कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितने परसेंट से, 10% से। कैपिटल आपको ए और बी की मेंशन है, 1 लाख 2 लाख। तो सबसे पहले आपने हेडिंग दी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और ए और बी को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चालू किया। 1 लाख 2 लाख पे 10% क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल ओपनिंग में थी, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये कैपिटल कब की है, तो ये ओपनिंग की ही मान लेंगे। तो इस पर पूरे साल का बेटा हम ना 10% का इंटरेस्ट दे देंगे। तो 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, टोटल करके कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? हाँ। फिर उसके बाद बताओ हम क्या देते हैं, फिर हम उसके बाद देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद P&L एप्रो में सैलरी पार्टनर को। अपने ओनर को अगर सैलरी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही बांट रहे हो। अपने लोगों को बताओ, बाहर वाले पार्टनर, एम्प्लॉय और वर्कर को तुम वेजेस और सैलरी दे रहे हो, वो मानते क्योंकि वो बाहर वाले हैं। सर एम्प्लॉय और वर्कर तो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, बाहर वाले कैसे हैं? अरे नलायको, तुम उनको सैलरी मत दो जरा, तुम उन वर्करों को वेजेस मत दो, अगले दिन वो धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपके बिजनेस के अपने कैसे हुए? तो याद रखो, अगर आप अपने एम्प्लॉय वर्कर को दे रहे हो तो वो आपका ट्रेडिंग या P&L में आएगा। वर्कर को वेजेस दे रहे हो, ट्रेडिंग में आएगा। एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, P&L में आता है वो, ठीक है। पर अगर आप अपने बोलते हैं ना पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, तो पार्टनर को सैलरी देना तो अपने ओनर को सैलरी देना हुआ ना, और अपने ओनर को सैलरी दे रहे हो। देखो, ओनर बिजनेस के लिए काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इसलिए मेरे बच्चे ध्यान रखो कि अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, ओनर को सैलरी दे रहे हो, तो प्रॉफिट ही बांट रहे हो। तो सेकंड पॉइंट पे होता है सैलरी। तो सैलरी किसको दे रहे हैं हम? ए को, अपने पार्टनर को, तो ये P&L एप्रो में आएगा। तो टू सैलरी लिखकर, पर हेडिंग नहीं देंगे क्योंकि एक ही पार्टनर को दे रहे हैं सैलरी, इन्वर्टेड कॉमर्स में ए। 1000 पर मंथ था, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 1000 इंटू 12, तो पूरे साल की जो सैलरी बनी है वो 12,000 बनी है। सर अगर क्वेश्चन में कह दे कि हमें 6 मंथ की ही सैलरी देनी है तो फिर तब 6 मंथ से कर लेना, 9 मंथ की है तो 9 से कर लेना, अपना 3 मंथ्स की सैलरी देनी है तो 3 मंथ्स, और पूरे साल की देनी है, जैसे यहाँ पे पूरे साल की देनी है, 1000 पर मंथ है पर बताया नहीं कितने महीने की देनी है, तो हम पूरे साल का मानेंगे, तो 1000 इंटू 12, 12,000 कर दिया। अब बताओ सैलरी के बाद क्या आता है? कमीशन। अब पूरे क्वेश्चन में कमीशन था, हम मना नहीं कर रहे, पर कमीशन ये था किसका? ये मैनेजर का था। मैनेजर का कमीशन P&L में आता है और पार्टनर का कमीशन P&L एप्रो में आता है, पर पार्टनर का कमीशन तो है ही नहीं, तो वो हमने देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस क्या बचाती है अपने पास? कुछ प्रॉफिट भी बचा सकती है। तो क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया गया है कि बिजनेस जर्नलिज्म वगैरह कुछ अपने पास क्रिएट कर रही है, सेव कर रही है फॉर फ्यूचर रेफरेंस? द आंसर इज नो। कहीं भी जर्नलिज्म के बारे में कुछ भी गाइडेंस मेंशन नहीं है, तो देखो हमने जर्नलिज्म भी नहीं बचाया। देन फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट को बांट देंगे, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जब हम बांटते हैं तो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो हमने यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा। बताओ कौन कौन से पार्टनर है? ए और बी। तो यहाँ लिखा है ए और बी। अब प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखो प्रॉफिट आया था यहाँ P&L एप्रो में 72 में से 30,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर को, 12,000 का आपने सैलरी दे दिया पार्टनर को, टोटल अमाउंट कितना दे दिया? 72 में से 42। तो 72 में से 42 जाएगा तो कितना प्रॉफिट बचेगा? 30,000। और वो डेबिट साइड में बचेगा क्योंकि यहाँ वन सेकेंड क्रेडिट साइड हायर साइड पे है, डेबिट साइड लोअर साइड पे है। तो जो डेबिट पे बैलेंस बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट, और ये 30,000 का प्रॉफिट ए और बी के बीच में बांट दोगे। कौन से रेशो में ये बांट दोगे? आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लाइक 3:7 में। तो 3:7 को क्या बोलेंगे बताओ हम? 3/10, 7/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21,000, एंड टोटल करके हम बाहर लिख देंगे 30,000। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आया? P&L अकाउंट और P&L एप्रो? द आंसर इज यस, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो में, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो आप इसके कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट
पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं एज फास्ट आपके डाउट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपको खुद करना है, डू इट योर सेल्फ। देखो, राम और श्याम आपके पास दो पार्टनर है, इनका रेशो 1:1 है। ऊपर 3:7 था, यहाँ 1:1 है। ठीक है, यानी 1/2 शेयर की फॉर्म में। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर, राम की 2 लाख है, श्याम की 3 लाख है। बताया नहीं कि ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो कौन से मान लेंगे, ओपनिंग। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट, पार्टनर एंटाइटल द फॉलोइंग, पार्टनर को ये चीजें दी जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 9% पे, सीधा सीधा किस पे लगा देंगे, ओपनिंग पे। जैसे ऊपर 10% था जो हमने अभी क्वेश्चन किया, यहाँ पे 9% था। सैलरी देनी है शाम को 1000 पर मंथ, तो ठीक है, एक महीने की सैलरी 1000 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम 12,000 आ जाएगी। कमीशन देना है मैनेजर को 10%, ओ हो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखो, बिफोर से भी हो सकता है कमीशन मैनेजर का, आफ्टर से भी हो सकता है। ऊपर नहीं था तो वो बिफोर था, बिफोर मैंने बता दिया था। आफ्टर में क्या होता है कि नेट प्रॉफिट में रेट बाय 100 प्लस आर हो जाता है। लॉजिक में सब बाद में बताऊंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्लास में सारी बातें नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सारी बातें तो नहीं हो सकती ना लेक्चर्स में, पर हाँ, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्पेसिफिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैनेजर या पार्टनर का कमीशन स्पेसिफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल के लिए अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी थी, शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो मैनेजर को 10% का कमीशन चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को लेंगे और रेट बाय 100 प्लस आर कर देंगे। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट 1,10,000 है, तो 1,10,000 का 10% निकालेंगे, पर नीचे 110 कर देंगे। ठीक है सर, अगर 5% होता तो फिर 5/105 हो जाता। सर 20 होता तो 20/120 हो जाता, क्या दिक्कत है। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ गई। हाँ, बाकी आ, आपके पास ये देखो, पीएनएल अकाउंट के कोई आइटम्स दिए हैं, तो देखो, बैड डेट नहीं दिया, रेंट पेड नहीं दिया, पीएनएल का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, मैनेजर कमीशन दिया। तो मैनेजर कमीशन जब दिया है तो आपको यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट है वो क्या बन जाएगा, जीपी। और क्योंकि बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो इसी जीपी के ऊपर आप मैनेजर को क्या दे दोगे, कमीशन। पर मैं बता दूं, अगर बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो मैं पहले उन्हें लेस करता प्रॉफिट से, फिर जो प्रॉफिट आता उस पर मैनेजर को कमीशन देता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता और बैड डेट मान लो 10,000 रुपये का होता है, रेंट मान लो 3,000 रुपये का होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 रुपये का होता, तो आप मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस कितने होंगे, 20। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 1 लाख में से 20,000 घटाओ, तो मैनेजर के लिए प्रॉफिट कितना है, 80। तो फिर मैं 80 पे कमीशन देता मैनेजर को, चाहे बिफोर से चाहे आफ्टर से, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। पर जब ये सब चीजें है ही नहीं, तो सीधा मैं प्रॉफिट पे ही क्या दे दूंगा, मैनेजर को यहाँ पर कमीशन दे दूंगा। कौन से मेथड से, आफ्टर मेथड से, जो मैंने बता दिया। तो निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। फिर उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना, जैसे मैंने बनाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही होगा बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और बेटा, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेसिफिक बातें करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, कमीशन के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो मैं यहाँ पर करूंगा। देखो, आपने ना पीएनएल अकाउंट का और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लिया, ये भी देख लिया पीएनएल अकाउंट हम कब बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपने देख लिया है, पर इसके अंदर जो स्पेसिफिक आइटम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में भी आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमें इसके स्पेसिफिक बोलते हैं ना, कैलकुलेशन करना सीखना है, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चे, मैं क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ये फॉर्मेट रहा। मैं वीडियो आप चाहें तो यहाँ पर पॉज कर सकते हो, और फिर इसके बाद आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी राइट डाउन कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको भी आप वीडियो पॉज कर अपना राइट डाउन कर सकते हो। बोलो, क्लियर हो गई बात। चलो, तो इसी के साथ हम आज की क्लास करते हैं खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों। टाटा, बाय बाय, सयोनारा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा, बोलते हैं ना कि एफर्ट, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, सयोनारा।